नमस्कार, मैं हूँ निखिल और इस वक्त ऑडियो पॉडकास्ट पे मेरे साथ सेंटर फॉर मीडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी हैं। सुरेंद्र जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। मैं पूरे राजस्थान की इस लोकसभा चुनाव पे चर्चा करूँगा, लेकिन आज आपसे जो मेरी पहली चर्चा है, वो मैं कुछ ऐसी हॉट सीट पर बात करूँगा, जहाँ पर आपकी रिसर्च क्या कहती है, उसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा चुरू को लेकर। आपको क्या लगता है कि किस तरह का चुनाव चुरू में दोनों ही पार्टियों ने लड़ा होगा? चूरू में बड़ा शानदार चुनाव लड़ा गया और मैं मेरी पर्सनल फीलिंग ऐसी है जी, कि वहाँ पर जातीय विरोध और जातीय ध्रुवीकरण के नाम पर चुनाव हुआ है। जी, कैंडिडेट जो है उसका उतना महत्व नहीं है जी। जितना जातीय व्यवस्था का महत्व है। यदि मतलब आप ये यदि कहना राहुल चाहेंगे कस्बा को कि चुरू का जो बीजेपी से भी चुनाव टिकट हुआ, मिलता तो भी जीतते हो। मतलब यही हुआ कि चुरू का जो चुनाव है, वो विचारों के आधार पर नहीं है, जातीय आधार पर चुनाव लड़ा गया? हाँ, बिल्कुल। जी, लेकिन सारे क्यों? सारे जाट समाज ने एक एक मत होकर के तय कर लिया था। जी, हाँ, ये मत पर किस अभी तरफ अभी रहा? भी जाट अभी समाज का जो एक मत था कि एक तरफ करना, ये किस तरफ गया? पलड़ा किधर भारी भाई हुआ? विधानसभा चुनाव में वो 35 कौम 36 कौम का एक वैशाला वातावरण चला था। जी, तो उसमें जाट समाज को गहरी नाराजगी थी जी, और उसमें बीच में ये भी आया था कि विधानसभा चुनाव में राहुल कस्बा की इंटीग्रिटी डाउटफुल थी जी, बीजेपी में। जी, तो ये एक विषय चला था। जी, पर इसलिए बीजेपी ने जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, अपने पद्म विभूषण मिला है जी, झाझड़िया, जी, उनको टिकट दिया जी, और उनको कैंडिडेट बनाने की कोशिश की। पर मुझे ऐसा लगता है जी, कि लोगों के लिए झाझड़िया की लीडरशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। जी। फिर तो भी नरेंद्र मोदी का चेहरा है और एक जब मतदाता वोट डालने जाता है जी, तो वो हमेशा ये देखता है कि मेरा जो वोट है जी, वो काम आना चाहिए पॉजिटिव सेंस में। जी, क्योंकि सरकार के विरुद्ध डाल करके जी, उनको यदि राहुल कस्बा, मैं कह रहा था ना, राहुल कस्बा को बीजेपी से टिकट देते वो भी जीत जाते। जी, तो एक बड़ा वर्ग मतदाताओं का ये सोचता है जी, कि यदि हम कांग्रेस को वोट देंगे जी, तो हमारे वोट, हमें काम तो कराना ही है ना 5 साल अगले। जी। तो हमारी अपनी कैसे बात केंद्र सरकार तक पहुंचेगी। लेकिन और फिर राहुल मोदी कस्बा का मोदी का एक चमत्कारिक चेहरा सामने है ही। जी, तो लेकिन जिस इसलिए तरह मुझे का लगता है राहुल कि ओम कस्बा प्रकाश का झाझड़िया बहुत तगड़ी, मतलब अच्छी चुनौती देने में सक्षम रहे हैं। अब बाकी लेकिन जिस तरह से राहुल कस्बा बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस जॉइन करना और फिर वहाँ पे उन्होंने जो चुनाव लड़ा, तो राहुल कस्बा का जो अपना एक ऑरा है, वो अपने साथ लेकर गए कांग्रेस में, या बीजेपी का बीजेपी में ही रह गया? बीजेपी से जाने वालों का कोई, मेरे को नहीं लगता है कि ओरा ओरा कोई साथ में जाता है। जी, ठीक है ना, वहाँ वो परिवार है, वो पॉलिटिकल परिवार है, राजनीतिक परिवार है। जी, तो उनके जहाँ इक्वेशंस हैं, जहाँ रिश्तेदारियां हैं, जहाँ उनके लोग हैं, जी, वो लोग हैं। पर जैसे बीजेपी के ऐसे पहले बहुत उदाहरण सामने हैं कि जो बीजेपी में बहुत बड़े नेता थे, चमत्कारिक नेता थे, जी, और उनको लगा कि हमारे पीछे बहुत जनसैलाब है। जी, तो वो जो कार्यकर्ता जो होते हैं बीजेपी में, वो आपके साथ तब तक तो हैं जब तक आप असंतुष्ट हो। जी, पर किसी दिन आप यदि दूसरे पाले में जाके बैठ जाओगे जी। तो फिर वो कार्यकर्ता आपके साथ नहीं जाते, फिर पता लगता है कि आप अकेले रह गए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चुरू जो जिसको हॉट सीट बन मान लिया गया, क्या एक तरफ बीजेपी इसको निकालने की तरफ है? आपकी रिसर्च ये कहती? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ मुकाबला कांटे का है। जी, मतलब कांग्रेस ने एक अच्छी चाल चली, वो राहुल जी, कस्बा को टिकट दिया। राहुल कस्बा के अलावा और कोई होता तो इतनी इतनी नौबत भी नहीं आती कि अपन चर्चा कर रहे होते। जी, जी। हाँ, दूसरी सीट रही बाड़मेर की, मैं उस पे भी आपसे चर्चा कर लूँ, क्योंकि हाँ जी। आपका पूरा रिसर्च है। आपका रिसर्च जो कहता है कि
बाड़मेर की सीट को भी एक त्रिकोणीय सीट बना दिया गया। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय ने, जो शिव के विधायक थे, वो विधायक हैं जो वहाँ रविंद्र पर निर्दलीय हो गए। रविंद्र भाटी। तो हाँ। क्या लगता है कि बाड़मेर किस तरह के आपको आपकी रिसर्च में किस तरह की बात सामने आ भाई, रही है? ऐसा है, यदि हम गणितीय आकलन पर चलें जी, तो उम्मीदाराम खुद जाट हैं, जाट समुदाय का उनको साथ मिल जाता है, मुसलमान और मेघवाल, जी, ये तीनों यदि उनको मिल जाते हैं जी, तो फिर उम्मीदाराम मेघवाल का पलड़ा भारी है। जी, ठीक है। बीच में एक गुजरात से कोई समाचार चला था, उसके चलते राजपूतों में कुछ रिएक्शन है। वो जी। विधानसभा चुनाव में भी उसका अंडरकरंट था। रूपाला के बयानों को लेकर। हाँ, रूपाला के बाद तो वो बाहर आ गया, पर जी, राजपूतों में एक अंडरकरंट पहले नाराजगी जैसा कुछ था। तो जी, ऐसा सोचते हैं कि रविंद्र सिंह भट्टी को कर दे, मिल जाएगा वोट, जी, और कैलाश चौधरी वहाँ पर जो है वो जी, टक्कर में भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। पर मेरा इसमें सोचना दूसरा है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र भाटी जी, जो है वो वहाँ खड़े हैं, जी, और मनोरंजन भले ही हो रहा है आईपीएल की तरह, जी। पर वो जीत करके आ जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन सुरेंद्र जी, जिस तरह से वहाँ पे कांग्रेस के कदावर नेता अमीन खान का उनके लिए बिल्कुल खुल के आ जाना, पूर्व विधायक जो 23 में चुनाव हारे मेवाराम जैन, वो कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पर उनके साथ हो रहे थे। तो जो मुस्लिम वोट निर्दलीय की तरफ आ रहे थे, जो दिख रहा है, तो आपको लगता है ऐसा नहीं हुआ होगा? मुझे कम संभावना लगती है। जी, क्या है, देखो, आज के 25 साल पहले जी, वो होता था कि नेता जिस तरफ चले उस तरफ चलता है, लोग लोग जी, चलते हैं। जी, जी, अब आज का मतदाता सोशल मीडिया का युग है। जी, वो मजे लेने, वो एक्सीडेंट हो जाए तो ही रीले बनाने लगता है। जी, 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 एक्सीडेंट हो जाए तो वही तो ही रीले बनाता रहता है और अपने अपने अकाउंट से पोस्ट कर देता है, जी, 4 लाइनें लिख देता है। वो मजे ले सकते हैं, जी, पर वो सीरियस कैंडिडेट होंगे। अब ल जितने लोग इनके नामांकन भरने के समय आए, जी, चाहे वो उम्मीदवार हो, चाहे ये भाटी हो, जी, है ना, चाहे कैलाश चौधरी हो, जी, और ऐसा ही ट्रेंड हमने विधानसभाओं में भी देखा। जी, उसके बाद भी लोग हारे ना। जी, जी, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मतदाता जो है वो आनंद ले रहा है, जी। उसका वोट तय है। तो आप बाड़मेर की सीट कहीं न कहीं आपकी रिसर्च कांग्रेस की तरफ जाती दिख रही है? मैं कह सकता हूँ कि उसको एज है। जी, और जी, इसमें भी एक बात और है। जी, चुनाव से 2 दिन पहले जो मेरे पास एक समाचार था कि ये जाट समाज का प्रबुद्ध वर्ग बैठा था, जी, और उन लोगों ने ये तय किया, मतलब उन लोगों की चर्चा में ये विषय था जो चूरू में भी था, जी, कि भाई कैलाश चौधरी अभी सिटिंग मिनिस्टर भी हैं, एमपी भी हैं। जी, यदि ये हार जाएंगे जी, और कोई दूसरा व्यक्ति उम्मीदवार जीतेंगे तो वो कितना क्या विकास कर लेंगे, या कितना उनका से रह जी, जाएगा। जी। हमने भी कहा था कि डबल और इंजन की सरकार में से जाट का जो डब्बा है, वो पटरी से उतारना नहीं चाहेंगे। हाँ, तो जी, इसलिए इसलिए यदि जाटों ने मन बदला होगा, फिर बाद में एक डेवलपमेंट और भी हुआ, जी, जो इनके साथ एक ब्रिगेड लगी हुई है आरएलपी वाली। जी, तो वो हनुमान बेनीवाल ने भी शायद उनके लिए नेगेटिव कुछ कहा कि जो मेरी पार्टी तोड़ के गया मैं उसके साथ नहीं हूँ। जी, बिल्कुल कहा। तो उस चीज़ का भी कितना इम्पैक्ट रहेगा। तो ये हो सकता है कि जो वो अशोक गहलोत एक बात कहते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। जी, तो यदि हम उस बात को यहाँ लागू करें कि हमको यहाँ गणित के आधार पर कैलाश चौधरी पीछे नजर आ रहे हो, पता लगे कि वही सबसे ज्यादा हो, जी, और रविंद्र भाटी को बायतू से ही उतनी सफलता नहीं मिले जितना वो सोच रहे हैं, शिव से, सॉरी, जी, बायतू नहीं, शिव से, जी, शिव जी, से ही उतनी सफलता नहीं मिले जितनी जी, वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो जीते तो खुद 3-3.5 हजार वोटों से ही है ना, चतुष्कोणीय जी, संघर्ष में। जी, 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 तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ पर तो बात करनी ही पड़ेगी। जी, जी। जी। तीसरी सीट और यहीं से नजदीक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेटे वैभव गहलोत जहां से चुनाव लड़े, जालोर लोकसभा सीट से। जी। वहां एक तरफ वैभव गहलोत, जिनका जमीनी वहां पर कोई आधार नहीं था, लेकिन चूंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और दूसरी तरफ सामने जो बीजेपी से हैं, वो एक साधारण
पहले वहाँ प्रधान रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भाजपा के एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। वो बड़ा एक रोचक मुकाबला है कि एक तरफ पूरे अशोक गहलोत की पूरी टीम वहाँ पर लगी हुई है और सामने एक साधारण भाजपा का कार्यकर्ता वहाँ उम्मीदवार था। तो वहाँ जो आपकी टीम ने जो वहाँ की जो रिसर्च में, आपकी जो फाइंडिंग्स में वहाँ जो चीज़ आई है, वो क्या निकल कर आई हैं? ऐसा है कि लुम्बाराम जी को टिकट मिलने पर ये बड़ा प्रश्न हुआ कि ये कहाँ से आ गए। जी, तो जालोर में बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे और जी, जालोर और सिरोही मिलकर के बनता है। जी, और ये इधर से सिरोही से लुम्बाराम जी ने भी अपना वो दे रखा था कि भाई मेरे को भी चाहो तो आप मौका दे सकते हो। जी, तो सारे कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हुए लुम्बाराम जी को दे दिया, जो आप सही कह रहे हो कि वो बहुत जमीनी कार्यकर्ता है जी, और उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी, किसी मित्र के कहने पर उन्होंने अपना बायोडाटा अपना क्लेम कर जी, दिया जी, और उनके भाग्य में लिखा था, जी, इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी, वैभव गहलोत चुनाव से पहले जी, वहां पर कितने सक्रिय थे, जी, ये एक बड़ा मुद्दा है। वो जी। चुनाव से पहले मतलब जब 5 साल इनकी सरकार थी तब भी सक्रिय नहीं थे, जी, है ना। बिल्कुल नहीं रहे। ये तो वहाँ हमारी पिच वहाँ की रिसर्च में भी रहा है कि वहाँ लुम्बाराम चूँकि ज़मीनी नेता हैं, पूरी और पुखराज पाराशर जो है वहाँ पर प्रॉक्सी जो सीएम के करीबी हैं और शायद उनको कोई पद भी मिला हुआ था जी, जी, कांग्रेस सरकार के समय, वो वहाँ पर प्रॉक्सी सीएम होकर के या प्रॉक्सी एमएलए या मिनिस्टर होकर के जी, वो जी, वहाँ जी, पर सारा काम करते थे, जी, जी, बिल्कुल। है ना। और तो इसके कारण पुखराज पाराशर के कारण जी, कांग्रेस के अंदर जो चुने हुए विधायक थे उनमें भी काफी असंतोष था, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। है ना। जो शायद हो सकता है कि ये जो है रिफ्लेक्ट हुआ होगा इसमें आपके लोकसभा चुनाव में। जी, केवल माली समाज जो वहां पर एक तरफा बीजेपी का वोटर है 2-2.5 लाख, जी, उसको केंद्र में रख करके अशोक जी गहलोत ने वैभव गहलोत के लिए वहां पर प्रयास किया और उनको टिकट दिलाया। जी, जी, तो मुझे नहीं लगता कि वैभव गहलोत कहीं कोई बहुत ज्यादा जी, वहां पर कंटेस्ट की स्थिति में है। जी, क्योंकि वहाँ के मेरी मेरी लोगों से मेरी वहां पर कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि लुम्बाराम जी आगे हैं और आराम से जीतेंगे। जी, हमारी हमारी भी जो लोगों से वहाँ बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वैभव जीत के चले गए, तो इन्हें अप्रोच करना बड़ा मुश्किल होगा। लुम्बाराम जी तो हमारे बीच हैं, कभी दोपहिया वाहन पर, कभी जीप पर हम इनको कहीं भी रोक लेंगे, तो हमारी अप्रोच में है क्योंकि वो एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण हाँ हाँ संस्कृति से आते हैं, तो लोगों का एक वो भी झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा दिखा हमें। हाँ हाँ हाँ। जी, एक सिंपैथी होती है। एक दूसरा क्या है कि बड़े आदमी का के परिवार का सदस्य होना, बड़ा आदमी होने के कई सारे घाटे हैं, जी, कई सारे दर्द हैं, जिसमें जी, बिना मतलब भी कई लोग दुश्मन हो जाते हैं, जी, जी, है ना। जी, तो उसका जो दंश है वो तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। जी। और कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि वैभव गहलोत की राह आसान है। जी, तीनों सीटों पर जो मेन हॉट सीट पे जो हमने बात की, तीनों पर आपका जो रिसर्च जिस तरह का आ रहा है, वो हमें समझ में आ रहा है कि जो हवा-हवा है ज़्यादा, उस हवा में ज़्यादा नहीं है, वो मनोरंजन हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन अंडर करंट जो वोट एक पे गए होंगे पे उस पे ईवीएम पर वो बहुत अलग होगा। एक मेरा जाते हुए आपसे सवाल एक जो बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने इस पे अपना एक आर्टिकल भी लिखा था। जी, मेरे को ये लगता है कि इस बार फ्लोटिंग वोटर की कमी है। जी, मतदाता पूरे, आप यदि जैसे चूरू और बाड़मेर को छोड़ दो जी, तो पूरे राजस्थान में एक थोड़ी बहुत कोटा को भी आप इसमें काउंट कर सकते हो, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। जी, पर आप पूरे राजस्थान में चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से बिल्कुल बिना किसी बहुत ज्यादा हो हल्ले के आराम से निपट रहे हैं। जी, तो जी, इसका मतलब ये है कि लोग वोट देने के प्रति कोई बहुत ज्यादा उनका तय है कि किसको वोट देना है जी, जी। और बहुत ज्यादा उसका प्रदर्शन वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो मतदाता उदासीन है, उतना साइलेंट उल्लासित वोटर नहीं आप है। कह सकते हैं एक तरह से। हाँ, जी, जी, उतना उल्लासित नहीं है, इसीलिए आपको वोट परसेंटेज में भी, और वो कोई परिवर्तन नहीं चाहता इसलिए आपको वोट परसेंटेज में भी अपेक्षित बढ़ोतरी दिखाई नहीं दे रही है। नहीं दे रही है। जी, जाते-जाते मेरा आप एक सवाल आपसे और होगा कि इस लोकसभा चुनाव में पिछली 2 बार को देखते हुए तीसरी बार जो 2024 में आपको क्या लगता है बीजेपी कहीं अपना प्रदर्शन कमज़ोर कर पाएगी और कांग्रेस कहीं-कहीं 25 में से 25 को रोकने में कामयाब होगी?
नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने सैचुरेशन पर थी। जी 2 बार से 10 साल से 25-25 सीटें मतलब आ रही हैं उसकी, जी 2 बार से। जी तो इस बार ये हो सकता है कि ये जो जातीय समीकरण है, जहाँ-जहाँ पर जी जातियों के आधार पर चुनाव हुआ है, जहाँ जी पर जी जातियाँ मुखर जी मुखर हुई हैं, इसीलिए मैंने कोटा का नाम भी लिया, जी है ना? तो वहाँ हो सकता है कि कोई बीजेपी के लिए बुरी खबर आ जाए। जी जी बाकी मोर और लेस कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धि होने वाली यहाँ से नहीं है। जी जी 1-2 सीटें कोई कांग्रेस जीत जाए तो बात अलग है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सुंदर चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सेंटर फॉर मीडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फाउंडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।